सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो चला में खुशामदीद। मैं हूं रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल असद निज़ामी, हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, एंड ऑफ कोर्स आर जूनियर तजियाकार अली आफ्ताब सईद। आप दोनों ठीक हैं? जबरदस्त। संडे को जमहूरियत की खातिर कुर्बानी देने के लिए हम सेट पे मौजूद हैं और पब्लिक क्या चाहती है? संडे को और करने को क्या होता है मुझे बताएं? सिर्फ बहरहाल हमारी तरफ से कुर्बानी है। संडे को क्या करने को? रिलैक्स। संडे जो है वो मेरे ख्याल में इस हफ्ते का सबसे बेकार दिन। अच्छा चलें, ये जो है ये सीरियस डिबेट है जो कि मैं करना चाहूंगी। ये एक एम्प्लॉयर बोल रहा है। संडे में कुछ नहीं रखा। आप एक फिर समझ गई। अच्छा, पहली खबर की तरफ चलते हैं। मुल्क भर में ऑब्वियसली ट्विटर पे खास तौर पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन चल रही है अबाउट द रीसेंट जजमेंट जो कि फॉर्मर पीटीआई चेयरमैन और उनकी वाइफ के खिलाफ पास हुई है, जिसमें उन दोनों को 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख का जुर्माना भी उनको देना पड़ेगा। इसके बारे में ऑब्वियसली you both probably know कि मेरे क्या तासुरात है, but obviously I would want to know कि आप लोग का क्या इसका what do you guys think? मेरे तो ख्याल में पूरे सोफे पे तमाम लोगों के तासुरात जो हैं वो एक जैसे ही मुश्तरका हैं। सो थोड़ा केस के बारे में अगर बात कर लें तो सेक्शन 496 के तहत जो है ये जज कुदरतुल्लाह जो सीनियर सिविल जज है उन्होंने ये सज़ा दी है, जैसे आपने कहा 7 साल की कैद और 5-5 लाख रुपए जो है हर्जाना है। तो उसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ये थी कि वो प्रूव करना चाह रहे थे कि जी जो इद्दत की जो दुरानिया है वो पूरा हुआ है, नहीं हुआ। तो जाहिर है जो बानी पीटीआई और उनकी जो एहलियाँ हैं वो तो ये कह रहे थे कि हुआ है, लेकिन जाहिर है उसके अंदर फिर विटनेसेस वगैरह आए। 2 जो की विटनेस थे वो मुफ्ती सईद थे और ओन चौधरी थे, जो उस मौके पे मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ था, और उनका जो बयान था वो इस चीज़ से बरक्स था जो कि बाकी 2 लोग कह रहे थे, यानी कि बानी पीटीआई और उनकी एहलिया। तो वो तो चीज़ हो गई और वो सज़ा दे दी गई। ये तीसरी कन्विक्शन है एक हफ्ते में बानी पीटीआई के ख़िलाफ़, और मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने ये ऑफ द स्क्रीन बात की थी, तो हमने यही कहा था कि ये जल्दी अब ये केसेस जो हैं इनको इलेक्शन से पहले कोई ना कोई फैसले आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो फैसले मुतवक्के भी थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन की वजह से की जा रही। इसके साथ साथ मुझे और रिपोर्ट्स जो मिली वो कोर्ट रूम के जो सिनेरियो था उस दिन, जिसमें जो इनके बुशरा बीबी के साबिक शोहर जो खबर मानिका साहब हैं वो भी मौजूद थे इसके दौरान जब ये सुनाई गई ये सज़ा। और जो कोर्ट रूम का अपना माहौल था वो बड़ा ही एक अजीबोगरीब माहौल कहा जा सकता है, जिसके अंदर ये भी पता चला है कि वकीलों की आपस में, वकीलों की विद द प्लेंटिफ्स बहस लड़ाई, और बीच में तो ये भी हमने सुना है कि जब उन्होंने ये सारा अपना बयान दिया तो बानी पीटीआई ने कहा कि आप क्या कुरान पे हाथ रख के ये कहने को तैयार हैं? तो खबर माने कहा जी मैं तैयार हूँ, और फिर शायद वो नहीं हो पाया और शायद वो मुकर गए इस चीज़ से। ये भी हुआ। फिर ये बात भी हमें सुनने को मिली कि बुशरा बीबी जब रोस्ट्रम से उतरी थी तो उन्होंने उनको कहा कि आपको ये 6 साल में आज जाके ये बात याद आई है। और ये वो तमाम बातें हैं जो कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि सोशल मीडिया पे ये खबर चूँकि गर्दिश कर रही है, ये आपको मेन स्ट्रीम पे तो नहीं शायद इतना मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो उनकी जेल ट्रायल थी उसके अंदर ये पब्लिसाइज नहीं होती उस तरह से, लेकिन ये यकीनन इसके अंदर ये चीज़ें हैं। अब अगर आ जाएँ उस बात के ऊपर कि इस केस की जो इम्पोर्टेंस है और इस केस की जो माशरे के अंदर जो इसके इम्प्लिकेशंस होंगे वो तो बहुत संगीन होंगे मेरे ख्याल में। इस किस्म की चीज़ जो है उसको आपने अगर कर दिया, एज ए प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, तो मेरे तो ख्याल में ये तो सारे लोग जो तमाम इसके अंदर हैं जो इससे मुतासर होंगे वो तो पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, अपनी अपनी हैसियत में ताकतवर भी बहुत हैं, लेकिन आम एक शख्स को, एक शहरी को जब इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल में इसके इम्प्लिकेशंस जो हैं वो मनफी हैं, वो किसी भी लिहाज से उनको हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। बिल्कुल, मेरा भी ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि ये तो केस, इस पर्टिकुलर केस के अलावा हर अदालत में जो भी केस लगता है और उसका जो भी फैसला आता है वो फिर प्रेसिडेंट बन जाता है आगे फ्यूचर में आने वाले केसेस के लिए। हमने यही सुना था, ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अपनी नौयत का पहला केस था, इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना बहुत सारी, इसमें शादी एक ऐसा मामला है, इसमें ना बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो अजीब सी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से हो सकती हैं कि यहाँ पे अक्सर ये होता है कि सेपरेशन हो जाती है बहुत अरसे से,
लेकिन डिवोर्स नहीं हो पाती, या डिवोर्स लोग फाइल ही बड़ा लेट करते हैं, या डिवोर्स फाइल ही उस वक्त होती है जब कोई दूसरी करने की जरूरत पड़ती है, वरना अक्सर लोग भूल चुके होते हैं कि यार, यानी कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, बहुत न्यूआंसेस हैं, मतलब आप बिल्कुल। अब ये हुआ ये है, बिल्कुल, तो अब वो हुआ ये कि मतलब अब आप किसी के साथ 6 साल से नहीं रह रहे, अब वो दूसरी शादी अब आप किसी से करने लगे हो तो एकदम से ख्याल आया कि जाहिर है वो पिछली खत्म करवानी है, वो जब आपने पिछली खत्म करवाई है उसके बाद जब आपने शादी की है तो किसी को इद्दत का तो ख्याल ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो 6 साल से सेपरेटेड हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर प्रीवियस शौहर जो था उसने अगर ये फैसला कर लिया है कि आपको तंग करना है, तो फिर वो अदालत जाएगा और फिर इस पर आप, और ये बार बार ये बात हो रही है कि जी खवातीन जो है ना उससे बहुत सफ़र करेंगी, खवातीन बहुत सफ़र करेंगी, यकीनन खवातीन बहुत सफ़र करेंगी, लेकिन वो खातून शादी तो किसी मर्द से ही कर रही हैं, मतलब तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है, और मिलने के अलावा आपके चक्कर तो लगने शुरू हो गए ना अदालतों के, तो वो फैसला आना है, नहीं आना, लेट आना है, खिलाफ आना है, ये तो बात की बातें हैं। एक चीज जो है ना कि आपकी वो पहले चक्कर लगने शुरू हो गए, ये एक बड़ा मसले वाली बात है। आई थिंक ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो बड़े से केसेस हैं जो कि एक्स हस्बैंड्स फाइल करते हैं कोर्ट्स में, चाहे वो आपका क्रिमिनल केस हो या चलें वो फैमिली मैटर्स के कोई गार्डियनशिप केस हो या कस्टडी के लिए केस हो, तो अपनी एक्स वाइफ को तंग करने के लिए तो जिससे तंग करना है वो तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा। लेकिन मेरा जो इससे एक फंडामेंटल इशू है वो ये है कि जब आप एक निकाह रजिस्ट्रार इन्वॉल्व है, यूनियन काउंसिल इन्वॉल्व है, जब इनका निकाह रजिस्टर हो रहा था, जब इनको सर्टिफिकेट मिल रहा था मैरिज, तब ये मैटर उस इदारे ने क्यों नहीं स्क्रूटनी की, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि इनका क्या डेटा क्या नज़र आ रहा है और वेदर दे हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ निकाह और नॉट। तो बाद में जाके 6 साल बाद इसको बाय एन एक्स हस्बैंड यूजिंग इट एज अ टूल अगेंस्ट हिज एक्स वाइफ, तो मतलब आप तो उनको पकड़े ना जिन्होंने निकाह रजिस्टर करवाने दिया। बिकॉज देखें, सीधी सी बात है, लेट्स अज्यूम उनको नहीं पता, लेट्स अज्यूम उनको बिल्कुल नहीं पता कि इद्दत क्या है, क्या कितनी देर वेट करना होता है, और वैसे भी कुछ लोग कहते हैं 90 डेज, कुछ लोग कहते हैं 30 डेज, 60 डेज, डिपेंड्स ऑन योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो अब ये सब कुछ जो है, एक बंदा, एक ले पर्सन निकाह कर रहा है, तो जिस इदारे ने उसको रेगुलेट किया करना है, उसका फर्ज नहीं बनता कि वो चेक करे बैकग्राउंड कि अच्छा आपकी कितनी डिवोर्स सर्टिफिकेट ला के दें, आपके डेटा में ये आ रहा है, हिस्ट्री में ये आ रहा है, तो उनको पकड़ें। जो कपल एक लीगल तरीके से अपने एक रिश्ते को एक शेप देना चाह रहे हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं बिकॉज दे डिडंट हैव द नॉलेज, मतलब टू कि कब आपने निकाह करना कब नहीं करना। निकाह किसने कराया था उसको भी पकड़े ना, वो आपकी उनकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एक वो तो बतौर ले रहे हैं। शायद विटनेस आए हुए थे वहां पे, जैसे मैंने जिक्र किया इंट्रो में। So is he getting punished as well? No. तो ये वाली जब आपकी बात है ना, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जितने आपको याद है कुछ अर्सा पहले 2019-20 में बेनामी जो केसेस थे अकाउंट्स के, वो बहुत हिट हो रहे थे कि जी वो हमने पकड़ लिया, और इस दफ़ा जो एहतसाब हो रहा है ना, ऐसा तो कभी एहतसाब ही नहीं हुआ और कोई बेनामी नहीं छोड़ेंगे। फिर उसमें ना उंगलियां उठाई जा रही थी कि ये असल में जो बेनामी अकाउंट है ना, ये फलाने सियासतदान का है, ये बेनामी अकाउंट फलाने सियासतदान का है। अच्छा, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, और अगेन ये भी आखिरी दफ़ा नहीं हो रहा था। तब भी मैं यही कहता होता था कि ये जो बेनामी अकाउंट बन जाते हैं बैंक्स में, आप जिसका अकाउंट आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि जिस उस बंदे को कि जिसका कोई अभी कागजात में नाम नहीं है, लेकिन आप ताने बाने जोड़ रहे हो उसके साथ, अगर आप उस बैंक के एक असिस्टेंट को पकड़ लो जिसने वो अकाउंट खोला था, हाँ। तो आइंदा के बाद कभी कोई बेनामी अकाउंट खोल ही नहीं सकता। वो कहेगा अपने मैनेजर को कि जी लिख के दे दें, वरना तो मैं ये अकाउंट नहीं खोल रहा। लेकिन फिर भी बात है, अगर आप ये कर देंगे तो आइंदा के लिए आप रास्ते बंद कर देंगे, रास्ता भी खुला रखना है। इसमें ना इस केस के अंदर भी ये, यानी कि दोनों जो सेक्शन है 496 बी, उसमें तो सजा की मुद्दत तो जो है उसके मुताबिक ही जज ने की, उससे ओवर एंड अबव एग्जॉर्बिटेंट नहीं की। लेकिन उसके अंदर उनका जो बयान था, दोनों जो इसके अंदर अक्यूज्ड हैं, वो यही था कि जी वो जो पहला फंक्शन था जिसके हवाले से ये बात हो रही है, क्योंकि फंक्शन 2 हुए थे। जो पहला था वो उसके ऊपर ये बात थी कि जी वो तो एक दुआ कराई थी हमने, मतलब जैसे हम अब आजकल देखते हैं कल्चर है कि जी पहले मंगनी से पहले या निकाह से पहले हाँ भी होती है, फिर दुआ भी होती है, फिर मंगनी होती है, फिर जाकर निकाह का एक पूरा फंक्शन होता है। तो उन्होंने कहा जी वो तो एक और फंक्शन था, ये एक और फंक्शन था। तो अगर तो शवाहिद जो हैं वो इस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि वाकई में वो था, तो फिर तो ठीक है, फिर तो इसके अंदर डेट्स जो है मैचअप कर जाती हैं, जैसे आपने कहा डेटा जो है वो मैचअप कर जाता है। लेकिन आपकी बात उस लिहाज से ठीक है कि जब ये जो मुफ्ती साहब थे और ओन चौधरी थे, जब वो मौजूद थे वहाँ पे,
और उन्होंने कहा नहीं जी उसी वक्त निकाह पढ़ा गया था और निकाह हुआ था। तो इसी वजह से ये सारा मामला जो है अपनी जगह जो शक्ल ले रहा है हमारे सामने। लेकिन मैं उसके साथ साथ इस चीज़ को मज़ीद इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ और एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि ये थर्ड कन्विक्शन है इन 1 वीक। तो जो इसमें एक और चीज़ है ना, वो ये है कि असल में इस केस में जो कॉम्प्लिकेशन आई वो आई ही दूसरे इवेंट की वजह से। अगर वो दूसरा इवेंट ना हुआ होता, मतलब वो अभी वो जो कह रहे हैं ना कि जी निकाह के ऊपर निकाह हुआ है, क्योंकि जिस तरह से रमला एक दफा पहले भी इसी शो पे हमें बता रही थी कि अगर इद्दत के दौरान में इस तरह से शादी हो जाए तो वो इर्रेगुलर मैरिज है, बट इट इज स्टिल अ मैरिज, इट्स नॉट वॉइड। एग्जैक्टली, जबकि इस केस में वो कह रहे हैं कि अब तो वो वॉइड हो गई है। पर देखिए ना अली, ये तो एक एक्सटेंसिव लीगल डिबेट है। आप इस्लामिक में जितने भी आपके मतलब इस पर राइटिंग्स हैं, स्कॉलर्स हैं, आप उनको खोलें, बैठ के डिबेट करें कि जी सोसाइटी में कंसिडरिंग आजकल का ज़माना, कंसिडरिंग द फैक्ट कि लोगों की पर्सनल लाइफ में निटी ग्रिटीज में जाने, आप उन लेडीज से क्या पूछ रहे हैं कि जी अच्छा आपको 3 महीने गुजर गए हैं, आपकी मैसेज साइकिल 3 दफ़ा गुजर चुकी है। मतलब एक लिमिट तक आप पर्सनल मैटर्स में जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो एवरीवन। सो डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि आपकी हुकूमत लेती है या आपका सुप्रीम कोर्ट लेता है। सो इस पे एब्सोल्युटली एक तो ये भी हाईलाइट होता है कि जी वी नीड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द सब्जेक्ट और एक ऐसा अप्रोच ली जाए जिसपे जरा फेवरेबल हो टुवर्ड्स वुमेन इन्वॉल्व, जिनकी अगर मतलब आप नहीं चाहते कि कल को इफ देयर एनी चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ दीज मैरिजेस तो ऑटोमेटिकली वो इलिजिटिमेट हो जाएंगे अगर आप उनको कंप्लीटली वॉइड मैरिज कहोगे। सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया कि ये वैलिड भी है लेकिन ये वॉइड भी नहीं है। और भी डेफिनेटली पॉइंट आता है, जैसे आपने बात की पर्सनल मैटर, जाती मामलात के अंदर ये इस किस्म की चीजें होना तो डेफिनेटली जो सबसे मजे की बात ये कि आप जब किसी यही बीवी अपने हस्बैंड को थाने लेके जाएगी तो वहां पे बोलेंगे जी पर्सनल मैटर है, आप FIR दर्ज मत कराएं, मगर आपका एक्स हस्बैंड आपका पर्सनल मैटर कोर्ट लेके जा सकता है। सो दिस आई एम सॉरी आई ऑलवेज एंड अप लाइक नहीं गलत है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस चीज के अंदर क्योंकि ये बयान इसी सारे के दौरान जब ये केस खत्म हो, सजा सुना देगी, उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू हुई बानी PTI की, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये अगेन एक पर्सनल अटैक है, ये जाती अटैक है उसके ऊपर। लेकिन उसके अंदर फिर तमाम मीडिया पे, हम नहीं कह रहे बट बाकी मीडिया के अंदर ये बात है कि अगर आप एक लेवल ऑफ प्रोमिनेंस होल्ड करते हैं विद इन द क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट और आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और आप एक सबसे बड़ी एक बड़ी पार्टी के आप लीडर भी हैं, तो फिर ये चीजें जो है मंजरे आम पे आएंगी। वो इन इटसेल्फ एक अलग डिबेट है, नॉट बुशरा, हाँ, बट ये इन इटसेल्फ एक डिबेट है कि आया जाती जिंदगी जो है उसकी सेपरेशन होनी चाहिए इस चीज से या नहीं होनी चाहिए, ये तो एक पूरी डिस्कशन है। और वैसे भी जिस तरह रमला आखिरी चीज रमला ने जिस तरह एग्जैक्टली कहा ना कि जी ब्रॉडर डिबेट है और उसमें होनी चाहिए, उसमें एक बात ये भी है कि अब जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई हुई है, अब हम जितना आगे आ चुके हुए हैं, ये लेजिटिमेसी वाला मामला, ये सारी चीजें अब तो इसके लिए कुछ इस चीज की जरूरत ही नहीं है कि लेजिटिमेट है कि आपके पता लग जाता है। पुराने जमाने में देयर वाज अ नीड, खैर इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट हमारे लॉज या शरिया। सो आई गेस ये एक डिबेट है जो कि खुल गई है। इट्स गुड दैट सोशल मीडिया पे काफी इस पे कॉन्वर्सेशन हो रही है। इट्स अ डायलॉग दैट वी एब्सोल्युटली नीड। यहाँ मुझे ब्रेक लेनी है, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक और कंसर्निंग न्यूज़ है। ऑरस फाउंडेशन ने कंप्लेंट फाइल की है ECP को कि a lot of political parties haven't submitted nomination papers for जो उनका ब्रैकेट होता है कि 5% के मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि उन्होंने women candidates अपने आगे पुश फॉरवर्ड करने उनके नॉमिनेशन पेपर्स। तो ये सच है असद? विच पॉलिटिकल पार्टीज आर वी लुकिंग एट? ये बाकायदा सच है और ECP ने इस चीज़ का एक्शन लिया। ये ना सिर्फ सच है, ये गैर कानूनी है जो है, क्योंकि आपको मिनिमम ECP की तरफ से 5% हर पार्टी ने फील्ड करने होते हैं कैंडिडेट्स वुमेन जो हैं, जो कि कंटेस्ट करेंगी इलेक्शन जनरल सीटों पे। सो इसके डिटेल है वो ये है कि जी जिनके 5% भी नहीं है उनमें है PP, जमात इस्लामी, ANP, TLP, JUIF और BNP, जिसमें से JUIF और गालिबन BNP जो है उनके 0% है। अच्छा, उसके साथ साथ MQM जो है उसकी 9.6% है, PMLN के 7.8% है, पीपल्स पार्टी की 4.5% है। अच्छा, ये कानून के एक तो खिलाफ है और उस पर इस पर सख्त हम एक्शन लेंगे। लेकिन इन इलेक्शंस का माहौल जो है वो क्योंकि वो थोड़ा सा
डिफरेंट चला है। इस दफ़ा कैंडिडेसी भी, नॉमिनेशन पेपर्स भी, हर चीज़ जो है हमने देखा है सियासी पार्टियों के हद तक एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से हुई है जिस तरह माजी में होता रहा है। ऐसे इलेक्शन पहले भी हुए होंगे आई एम श्योर, बट ये ज़रा हमारे जनरेशन के लिए एक नुमाया है उस लिहाज से, तो चले वो बात अपनी जगह रही। लेकिन मैं इसमें अपना 2 सेंट्स अगर डालूँ तो ये है कि तो मेरे तो ख्याल में 5% भी ज़्यादती है। मेरे तो ख्याल में आपकी बहुत ज़्यादा वेटेज होनी चाहिए, इफ नॉट 50-50। मतलब आप कानूनी तौर पे तो देखें ना, आप कर नहीं सकते थे, ये है सियासत, लोग समझते नहीं है इस चीज़ को कि ये है तो सियासत, तो आपको हर पार्टी को चाहिए इलेक्टेबल्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म का निज़ाम है कि इलेक्शन और सियासत और जो 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 इलेक्टेबल्स हैं वो मर्द हजरात हैं, तो उनकी तादाद ज़्यादा होती है, वो बात अपनी जगह। और लेकिन 5% से मेरे ख्याल में इसको बम्प अप करके ज़्यादा लेके जाना चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए। जो इतना इस दफ़ा इलेक्शन सिंबल से लेके नॉमिनेशन पेपर से लेके हर चीज़ के ऊपर जो सारी बहस हुई है, और इतने बड़े बड़े फैसले दिए गए हैं ECP की तरफ से पार्टीज़ और चीज़ों के ऊपर, तो ये आज के दिन, ये आज की खबर है, मतलब आज के दिन इलेक्शन से 2-3 दिन पहले याद आ रही है ये बात, तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है ख़वातीन के साथ भी, और जो सियासी रहनुमा बनना चाहती हैं पार्टी की। और देखें इसके अंदर अगर बुनियाद पे चले जाएं तो ये फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर उनके स्ट्रक्चर का फेलियर है कि वो फ़रोग नहीं देते ख़वातीन को कि वो ऊपर आएँ और करें। और मेरा तो ख्याल में जितनी आपकी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी सियासी पार्टी के अंदर, वो ट्रांसलेट करेगी उनके नॉमिनेशन पेपर में, वो ट्रांसलेट करेगी पार्लियामेंट में, और जब पार्लियामेंट में तादाद बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में वो इश्यूज़, जैसे हम पिछला इशू डिस्कस कर रहे थे अभी पिछले टॉपिक में, उस किस्म की चीज़ों के ऊपर आपको अब पार्लियामेंट के फ़र्ज़ करें डिबेट शुरू हो जाती जो पिछला टॉपिक था, सॉरी वहाँ जा रहा हूँ। तो अगर आपकी ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एट पार नहीं है, वो 5% है, तो उस पर क्या बहस होगी? वो तो वैसे रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है? पहले तो आप ये कन्विंस करो ना लोगों को कि रिप्रेजेंटेशन व्हाई डज इट मैटर व्हेन मैटर्स, इट मैटर्स ऑन एवरीथिंग। बट देखिए वी अंडरस्टैंड दैट इट मैटर्स। इस मुल्क की पूरी पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, बिल्कुल, और उसकी रिप्रेजेंटेशन को आपने वैल्यू 5% दे दी, तो ये गलत बात है। When you have decision makers who are of one particular gender and they think that they have the capacity, उनको पता है, उनको वो इल्म है कि वो विमेन रिलेटेड इश्यूज पे भी कानून बनाए या उन पे डिसीजंस ले सके, तो रिप्रेजेंटेशन की कोई वो होता है ना कि ये आपके घरों से सिस्टम शुरू होता है कि आप जब एक लड़कियों की जिंदगियों में फैसले ले रहे हैं तो क्या आप उनका इनपुट समझते हैं ज़रूरी है? अगर आप नहीं समझते जनरली एज अ कल्चर, तो व्हाई वुड यू थिंक दैट रिप्रेजेंटेशन और पुटिंग देम इन दोस प्लेसेस वेयर उनका इनपुट मैटर्स, आपको क्यों वो ज़रूरी लगेगा? सो बिल्कुल, एक वैसे तो खैर ये है कि अभी जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद रिजर्व सीटों पे ख़वातीन आएंगी, तो जाहिर है उनकी रिप्रेजेंटेशन तो 5% से ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये बहरहाल एक मसला है, और ये मसला जो है, एक तो जाहिर है ये है कि क्योंकि मर्द हज़रात चलाते आए हैं तो वो अभी तक चला रहे हैं, और आप जाहिर है पावर किसी से लेनी पड़ती है, अपनी मर्जी से तो कोई छोड़ता नहीं है। जो इसमें मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको वो ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसने इवेंचुअली ठीक ही होना है, ये ऐसे नहीं रह सकता। अच्छा, वो ठीक होगा कैसे? वो ठीक 2 चीज़ों से होगा। हम अक्सर ये बात करते हैं कि ख़वातीन जब कमाने लग जाएंगी ना, तो वो जो कमाने वाली खातून है ना, वो फिर क्या करती है अपनी ज़िंदगी में, उसको उसके घर वाले भी नहीं रोक पाते हैं, तो वो एक चीज़ तो उससे बेहतर हो जाएगी। दूसरा, हाँ, जिसमें हम सबको रोल प्ले करने की ज़रूरत है, मैंने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसका नाम था मिस रिप्रेजेंटेशन, MISS। अच्छा, वो उसमें ये बताया गया था कि जी ख़वातीन को जो मीडिया में पोर्ट्रेयल है ना, उसकी वजह से जो बच्चियां देखती हैं टीवी के ऊपर या दीगर सोशल मीडिया पर, वो वही जॉब्स टेकअप करना चाहती हैं। सो उसमें था कि इतने % बच्चियां या ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, या इतने % है जो मॉडल बनना चाहती हैं, इतने % एक्टर बनना चाहती हैं, इतने % वकील बनना चाहती हैं। उसमें जो था ना कि कानून साजी कितने करना चाहती हैं, मतलब सियासत कितने करना, वो 2% भी नहीं था। ठीक है, सो आप जब तक इसको बताएंगे नहीं ना, तमाम ख़वातीन को भी जब तक नहीं बताएंगे, मर्दों को तो बताएंगे ही, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो काम है वो कानून साजी है। इससे बड़ा कोई काम, आप अगर डॉक्टर भी हो तो आप एक दिन में 100 जाने बचा लोगे इमरजेंसी में नौकरी करते हुए। अगर आप कानून साज हो तो आपके एक फैसले से अगले आने वाले 70 सालों में 7 करोड़ जाने बच सकती हैं। बिल्कुल, और सो ये इस तरफ दोनों तरफ करने की जरूरत है। और इसके अंदर मैं ये भी ऐड करता जाऊं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, ये तो हम रिग्रेस किए हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया का वो पहला मुल्क था जिसने एक खातून हेड ऑफ स्टेट
इन दी बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में बनाई थी। फॉर द फर्स्ट वन हमारे खिते के अंदर ये एग्जांपल है। उसके अलावा मैं चले जाता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें वेस्ट के ऊपर, हम सारी बातें करते हैं वेस्ट के ऊपर, अमेरिका की बात कर लें, वहाँ आज तक कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं, हिलरी क्लिंटन वॉज दी ओनली वन जो सबसे करीब आई, और इस दफ़ा लग रहा था ये बाइडन की जो वाइस प्रेसिडेंट थी कमाला हैरिस की, ये शायद ओहदा संभाल लेंगी, उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन वो तो ठीक है, वो तो भी फिर से लड़ने लगे। सो ये एक दुनिया भर के अंदर कानून साजी की आपने बात की, दुनिया भर के अंदर एक मसला है, और इसको ठीक करने के लिए हमें तो चंद इकदाम लेने पड़ेंगे, लेकिन हम तो इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। जो मुल्क इस चीज़ को दुनिया भर के अंदर एक इशू के तौर पे वुमेन्स राइट्स एंड एवरीथिंग के ऊपर सबसे कहता है कि हम लीडर हैं इस चीज़ में और हम इस चीज़ को ठीक करेंगे, उन्होंने आज तक खातून प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट की, तो फिर इसका मतलब है कि खराबी जो है वो ख़वातीन में या माशरे में शायद नहीं है, वो सिस्टम के अंदर। You're right about the fact कि उनके कोई प्रेसिडेंट कभी कोई फीमेल नहीं रही, वाइस प्रेसिडेंट तो रह चुके भी, आई थिंक कमाला हैरिस भी है राइट नाउ, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि आपके कांग्रेस में कितनी औरतें हैं, या आपके जुडिशरी में, सीनियर जुडिशरी में कितनी औरतें हैं। उनकी रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने कितने इम्पोर्टेंट फैसले लिए थे अमेरिका के लिए फॉर वुमेन्स राइट्स, और ये हम बेनज़ीर भुट्टो की एग्जांपल देते हैं, बट शी वाज आउट ऑफ हाउ मेनी वुमेन, लाइक Do you understand? मतलब it's great that she went. बट अच्छी बात ये थी कि हमारी मुल्क की उम्र ही अगर 75 साल है और उसके अंदर हम ये कर गए, और वो पता नहीं कितने 100 साल से हैं, भी कर सकते हैं, बाकी चीजें भी कर सकते हैं। असल में मैं कह रहा हूँ, पिछले एपिसोड में बार-बार पिछले टॉपिक पे जा रहा हूँ, हमने प्रेसिडेंट की बात की, तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ प्रेसिडेंट सेट है आपके पास, वहां से हम रिग्रेस कैसे कर गए, ये तो फिर माजी को देखना पड़ेगा। और उससे बाकी एक और चीज तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी ये फेस किया, और जाहिर है उन्होंने तो आज की ख़वातीन से बहुत ज्यादा फेस किया, क्योंकि अब तो फिर मुआशरा बेहतर हो गया है। उस दौर में हर किस्म की कैट कॉलिंग और मतलब पार्लियामेंट के अंदर उनके कैसे कैसे नाम पुकारे गए, उन्होंने सब कुछ वो फेस किया। लेकिन मैं आज भी जाहिर है लड़कियों को आम जिंदगी में भी ये करना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वही चीज इंडिपेंडेंट हो जाए ना फाइनेंशियली, अब इन चीजों से नहीं घबराना चाहिए। आपको कोई डेरोगेटरी रिमार्क बोल रहा है ना, एक तो आप उसकी तरफ मुड़ के सबसे पहले ये देखो कि भाई तुम्हारी नेट वर्थ क्या है, ठीक है, अगर तो मेरे जितनी है तो चलो हम बैठ के बात करते हैं, वरना तो मैं तुम्हारे साथ खड़े होके 1 मिनट भी नहीं जाया कर सकती। दूसरा ये कि अब वो तुम्हारी नेट वर्थ इतनी है, उसके बाद उसको उससे बड़ी सुनाए निकाल के, फिर वही बात है, उससे लेके खा रही है, नहीं ना लेके खा रही है, उसकी ऐसी की तैसी। चलिए वैसे रैप अप करते हैं यहाँ पे। अभी मैं देखी थी कि कोई सजा नहीं है अभी कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर for these political parties, तो मे बी इनका कुछ इसके बारे में होना चाहिए कि let's see what ECP decides. We have to take a break right now. We'll be right back. Stay tuned. वेलकम बैक टू बोलो जनाब। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है और कराची की वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं कि कराची के जो हालात हैं इस वक्त, नथिंग शॉर्ट ऑफ शॉकिंग। हाँ जी, हालात ख़राब हैं, लेकिन कराची में तो जब भी बारिश हुई है तो हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये असल में ये वो जनवरी रेंज हैं जो अब आज आके फेब के अंदर आके आपको महसूस हो रही हैं, होती हैं हर साल। लेकिन अच्छा, कराची के हद तक जो इलाके जो हैं जो मुतासर हुए हैं, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, DHA, क्लिफ्टन, तमाम ये जगह जो है यहाँ पे सारा कराची जो है उसके ऊपर बारिश का एक सिलसिला जारी है। 17 मिलीमीटर रेंज जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि वैसे तो ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन कराची के हद तक तो मेरे ख्याल में चंद मिलीमीटर जो हैं वो काफ़ी होते हैं कि वहाँ पे मसले हो जाते हैं। चाइना कटिंग, जी, वो हमने माजी में भी देखा है। मतलब अगर फुटपाथ भी नहीं होंगे तो फिर पानी तो खड़ा होगा, लेकिन चलिए वो एक अलग बात है। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, और ये जो पानी है जब खड़ा हो जाता है तो फिर इसको निकालना, इसको ठीक करना, ये मामलात जो हैं ये मुश्किल होते हैं। अब संडे के दिन आज मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि रात तक बारिशें हैं, और कल के दिन सुबह भी शायद बारिश है। तो उससे जो रिजल्टेंटली जो आपके जगहें जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होंगी, और वहाँ पे फ़र्ज़ करें पोलिंग स्टेशंस हैं, तो इलेक्शंस के अंदर भी मसले मसाइल होंगे लोगों के। उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए मुर्तज़ा वहाब की भी मैं देखा था ट्विटर पेज के ऊपर कि वो भी कुछ जगहों पे उन्होंने जाके विज़िट किया, और उन्होंने वाटर पम्प्स और बाकी दीगर जो चीज़ें उनका सहूलत लेंगे उनसे और कोशिश करेंगे कि ये क्लियर हो मामला। लेकिन हमें मेरे ख्याल में इसमें एक ब्रॉडर डिस्कशन करनी चाहिए कि ये जो हमारे अवाम है, ये बारिश होने के बाद
हर शहर में इतना घबरा क्यों जाते हैं? जैसे पहली दफ़ा उन्होंने देखी है कि बारिश हुई है, गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, पानी से बचाते हुए किसी गाड़ी के अंदर लग जाए लेकिन गाड़ी पानी में न जाए। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं। हाँ वैसे you're right, जिस तरह जो पैनिक मच जाती है ना, बारिश हो रही है, मतलब देखिए का ध्यान से। एक तो चीज़ ये है कि कराची का बड़ा सिस्टमेटिकली बेड़ागर्क किया गया। ठीक है, कराची बेसिकली आपका कमाऊ पुत था, वहां से क्योंकि सारी वेल्थ जनरेट होती थी इसलिए सबको वहां पे हिस्सा चाहिए था, और फिर इलेक्टोरली उसका बेड़ागर किस तरह से किया गया। आपने कभी सुना है कि लाहौर में या किसी और शहर में, मतलब आप किसी भी पार्टी को पसंद करते हो, आप जब फैसला कर लेते हैं कि मुझे ये पार्टी पसंद है ABC, तो फिर आप नीचे वाला वोट भी उसको डालते हैं, ऊपर वाला वोट भी उसको डालते हैं। ठीक है, अब वो सही है गलत है ये गलत इशू है। कराची में बल्दियात का इलेक्शन कोई और पार्टी जीती होती है, प्रोविंशियल कोई और जीती होती है, वहां से नेशनल सीटें किसी और पार्टी ने निकाली होती हैं। ये मुमकिन है? ये सुन के आपको ठीक लग रहा है? ये इलेक्टोरली उस शहर का बेड़ागर किया गया है बड़ा जानबूझ के। और अब आप किस पे जिम्मेदारी डालेंगे? वो आप एक पार्टी को कहेंगे, वो कहेंगे जी हम तो नेशनल में थे, हम तो पता ही नहीं प्रोविंशियल में क्या होता। आप एक को पकड़ेंगे जी हम तो प्रोविंशियल में थे, वो तो बल्दियात लोग, आप बल्दियात लोग पकड़ेंगे जी वो तो प्रोविंशियल वालों से फंड आता तो हम करते। ये इस तरह से जिस तरह जो कराची के साथ हो गया है ना, मतलब हम दुआ ही कर सकते हैं कि अब कराची को माफ कर दिया जाए और कराची में पूरी बाकी के पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शन होते हैं वहां भी होने दिए जाएं और वहां से जो जीते उसको जीतने दिया जाए। वैसे आपने बल्दियात का जिक्र किया तो इस दफा तो क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में पहली दफा वहां पे शुरू किया काम, तो मैं देखना चाहूंगा कि ऑन द फेस ऑफ इट के वर्सेस MQM उन्होंने कितना को बेहतर काम किए। और आई थिंक ये काफ़ी कराची की हद तक काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो सकता है उनके लिए कि वो अगर इस चीज़ का एक कंपैरिजन कर लें कि जी MQM ने इतने साल जो की और पीपल्स पार्टी अब ये करने को जा रही है तो कितनी को बेहतरी आई है। ये मसले जो हैं, ये मेरे ख्याल में कराची के मसले जो है ना बदतदरीज इतने सालों से इतने इकट्ठे, मैं बढ़ना नहीं कहूँगा, मैं इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं कि अब उनको एक एक करके सॉल्व करना जो है वो इतना ज़रूरी बन गया कि देखें जब बारिश होगी इसका मतलब है कि वहाँ पर पानी खड़ा हो जाएगा, निज़ाम उनका ख़त्म हो जाता है। और बाकी वहाँ पे क्योंकि देखें ना, और मैं ये कहता हूँ जब कोई लाहौरी जैसे मैं हूँ, हम सब हैं, कोई लाहौरी शख्स ये बात जब करता है ना तो ज़रा गलत भी है क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। हमने लाहौर के अंदर हमेशा से बहुत सालों से ये देखा है कि एक निज़ाम जो है सड़कों का और अंडरपासों का और हर चीज़ का, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप कभी भी मतलब कराची उस तरह से उसकी वाइब्रेंस और उसकी एनर्जी जो है वो लाहौर कंपेयर नहीं करता शायद, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस तरह से बहुत बेहतर हैं। और उसकी देखें जो भी आप कहें नून लीग को या PTI को या किसी और पार्टी को या केयर टेकर को, इवन अभी जो भी केयर टेकर जा रही है हमारी, उनका एक फोकस होता है कि इधर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, इधर ये चीज़ें देनी है। कराची में क्योंकि आपने ये पॉइंट कर दिया कि हो ही नहीं सकता क्योंकि हर बंदे ने किसी ने किसी की टांग पड़ी, किसी ने इसका बाजू पकड़ा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। तो जब तक ये चीजें जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक एक ही मुश्तरका हुकूमत आए और वो कहे कि जी हमने ये सारी चीजें करनी है। और इसलिए कराची वालों को हमेशा कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत पसंद है और आप शायद नकवी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चले देखिए होपफुली काफी लोग काफी पार्टीज यूज तो कर रही हैं इस तरह की वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। बाकी वो जो शुरू में आपने बात की थी ना, लोग जो घबरा जाते हैं वो मसला लाहौरियों के साथ ज्यादा है कि वो, और उसकी वजह इसलिए भी नहीं बनती कि कराची में तो ठीक है ना जी पानी खड़ा हो गया है, मतलब जाने जाती हैं क्योंकि बिजली के पाइप गिर जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। लाहौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऊपर से ये कि कराची वालों को उस तरह चले आदत नहीं है बहुत ज्यादा बारिश की, हमें तो वो भी है। यहाँ पे हर बच्चा जो है बारिश में छप्पड़ में साइकिल निकाल कर निकल जाता है। अब बाद में जब बाइक की और गाड़ी चलाने की बारी आती है तो पैनिक कर जाते हैं। भाई क्यों पैनिक कर रहे हो, तुमने सारी उम्र देखी है बारिश, कहते गाड़ी गंदी ना हो। अच्छा अगली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड ने अपेरेंटली कोई ऑनलाइन पेपर मार्किंग स्कीम निकाली थी जो उन्होंने मार्किंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो कि अपेरेंटली फेल हो गई है। असद वो क्या सिस्टम था? असद ने हौका भरा है कमेंट करने से पहले। ये ना सिर्फ फेल हुई है, ये पूरी तरह ठप हुई है। ये जनवरी 2023 में आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया था। अच्छा, इस सिस्टम में भी बहुत कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़रा सवाल थे, आज भी अभी मेरे कुछ सवाल हैं, लेकिन मैंने बड़ी समझने की कोशिश की है क्या। तो ये रूब्रिक असेसमेंट सिस्टम के तहत आप एग्जामिनेशंस को चेक करेंगे। इसके अंदर दो बुनियादी पॉइंट हैं जो उस्ताद चेक करेंगे पेपर्स को, उनको इसमें सहूलत होगी। एक तो ये कि हर सफ़ा जो है वो स्कैन होगा और हर पेपर का एक अपना QR कोड जनरेट होगा। सो उससे ये एक चीज़ होगी कि स्टूडेंट नेम्स जो हैं वो
पेपर के ऊपर वाजे नहीं होंगे, आप जो पेपर चेक कर रहे होंगे उसके ऊपर स्टूडेंट नेम नहीं होगा। एक तो ये, और दूसरा जो मार्किंग की जो टेबुलेशन होती है मार्क्स की, वो ऑटोमेटिकली होगी थ्रू अ सॉफ्टवेयर। तो यानी कि आपको मार्क्स नहीं करने पड़ेंगे, आपने सिर्फ चेकिंग करके उसको सिस्टम में डाल देना है, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स उठा के उसको आप टेबुलेट कर लेगी और आपको मुकम्मल जो लिस्ट है रिजल्ट्स की दे देगी। और ये सारी एमसीक्यूज के लिए होता है? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, ऐसे तीनों में कर सकते हैं। आपने वो मार्किंग का जो तरीका है उन्होंने, वो जो सिस्टम मैंने बताया उसके तहत करेंगे, और वो एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, लेकिन ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये फजूल हैं। उसकी वजह ये कि हमारा एनालिस्ट हार गया। ये जनवरी 2023 की हुई चीज जो है, जब इम्प्लीमेंट करके जब उसको उन्होंने यूज करने की कोशिश की, इसका एक डेमो भी हुआ था शायद, तो ये चीज हो गई है फेल, और हमारे जो तालीमी सिस्टम है उसके अंदर जिद्दत नहीं आई। और मेरे ख्याल में अब वही वाला सिस्टम है कि जो टीचर्स हैं और जो बाकी उस्ताद हैं जो चेक करेंगे, वो उसी तरह गिट के हिसाब से नाप के देखेंगे कि जिसने ज़्यादा लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स। देखिए, मुझे इसमें एक शक पैदा होता है, और वो ये है कि क्या ये सिर्फ टेक ठीक नहीं थी इसलिए फेल हुआ है, क्योंकि आप मुझे बहुत टेक्निकल एक लिंगो बोल रहे थे, मुझे तो समझ भी नहीं आई, या ये जो हमारे बच्चे एग्जाम देते हैं उसकी वजह से फेल हो गया, क्योंकि हमारे बच्चों को बताया जाता है कि आपने ये नहीं देखना कि सवाल क्या है, आपने वो लिख के आना है जो आपको जवाब आता है। तो आपके ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐप को या जो भी एल्गो था उसने देखा कि सवाल है माय बेस्ट फ्रेंड और जवाब आया है कि माय हाउस, तो वो पागल तो नहीं हो कि क्या? सर बिल्कुल हो सकता है ऐसे, लेकिन मैं तो एक लफ्ज से इस सारी चीज को बांध देता हूँ कि ये क्यों हुआ है। सर हरकतें, सर अजीबो गरीब हरकतें। जो चीज चल रही है उसको फिलहाल चलने दें। और मेरे ख्याल में देखिए, आप चीज शुरू करें एक स्मॉलर लेवल पे, उससे ठीक है। अब तमाम इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सारा जो तालिब इल्म है, उनके तमाम जो पेपर्स हैं और उनको इस सिस्टम पे लाना मेरे ख्याल में कोई आसान चीज नहीं है। तो बाकी देखिए, मैं इसमें जो वाहिद चीज है जिससे मैं खुश था वो ये थी कि नाम नहीं था उसके ऊपर। नाम से आपको पता है कि फिर बिल्कुल एक सिस्टम और भी होता है, तो नाम अगर ना होना तो ये बड़ी फिट चीज है। नाम वैसे ही हटा दें, बार कोड हो सिर्फ। बिल्कुल नहीं, ये तो आई थिंक बाहर की जो पेपर्स होते हैं उनमें ऐसे ही होता है। ब्रिटिश काउंसिल भी ऐसे ही पेपर्स एग्जाम नहीं, जो एसएटीज वगैरह होते हैं आपके, और बाकी जो आपके जीआर ऐसी जो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो इनफैक्ट आपके ऊपर कैमरा लगा होता है कई दफा। बट आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरह वो उनका निजाम चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट रॉकेट साइंस and I'm, you know, it's easily implementable. So आप उसको देखें वो क्या सिस्टम है और यहाँ पे उसको फॉलो करने की कोशिश करें। चलिए आगे। बड़ी आपने मुश्किल बात कर दी। अच्छा, हम एक ट्रेंड सेटर्स, हमसे फॉलो नहीं होता। हम एक एक्सेप्शन, यूनिक, यू नो, एक यूनिक नया मार्किंग सिस्टम यूनिक सिस्टम रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लाहौर मोटरवे पुलिस से एक बड़ी, लाहौर आई बिलीव है, पता नहीं कोई, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मोटरवे पुलिस तो सबकी होती है। बिल्कुल, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये किस एरिया से न्यूज आई है, लेकिन अपेरेंटली कोई अमेरिकी नेशनल कोई औरत थी जिनकी 2 रिंग्स डायमंड की गुम गई थी, एंड दे वर वापस उनको मिल गई, उन्होंने वापस हैंड ओवर भी कर दी। तो ये जी डॉक्टर सुमीरा साहिब हैं, ये एक अमेरिकी खातून है, अमेरिकी रेजिडेंट, लाहौर से डीजी खान सफ़र कर रही थी और M3 जड़ावाला सर्विस एरिया में इनकी 2 डायमंड रिंग्स जो थी वो गुम गई। इन्होंने मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया और मोटरवे पुलिस जो है वो फ़ौरन मौके पे पहुंची। उन्होंने जो रिंग्स हैं वो तलाश करके वापस ली। तमाम कानूनी कार्रवाई जो थी वो करके उन्होंने 2 डायमंड रिंग्स जिनकी मालियत कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए है, उनको वापस कर दी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अमेजिंग। आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज किया जाए ना। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इस पे हम किसी दिन एक ब्रॉडर टॉपिक रखेंगे कि ये क्यों इंडियन और पाकिस्तानी हाउसवाइफ्स और वैसे भी खवातीन इतना सोना और डायमंड्स और ये सारा कुछ, क्या जरूरत है इसकी? आप रख लें टॉपिक, आज ही शुरू कर लें आप बेशक। देखिए ना, इसके ऊपर हम देखिए एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल, बड़ी दुनिया भर में मानी जाती एक औरत है, उनका नाम है मैरिलन मनरो। उन्होंने कहा था जी डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। ये वही है स्कर्ट वाली? जी जी जी। उसकी वजह ये है कि उनके अपने को ज्यादा दोस्त नहीं थे। ये भी उनकी, अगर आप एक रिसेंटली फिल्म भी आई थी वो इसी चीज को बताती है। लेकिन आपने ज्वेलरी का टॉपिक चूंकि छेड़ दिया है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके ऊपर, लेकिन ये बात सच है। इनफैक्ट कल कुछ दिन पहले ही हम ये एक खबर जो है अली और मैं इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे कि आपकी गोल्ड की टोटल इम्पोर्ट जो है इस मुल्क के
अंदर उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में 12.9 मिलियन रुपीस है, जो प्रॉपर चैनल से आई है। इसका मतलब 12.9 मिलियन रुपीस का तो गोल्ड से तो हम बहुत ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और तो वो कहाँ से आता है सारा ये मार्केट जो है, ये टोटली बिल्कुल ग्रे है, इसके अंदर स्मगलिंग भी होती है और बाकायदा हर चीज होती है, और ये मेरे ख्याल में अच्छा टॉपिक है करने वाला। बिल्कुल। नहीं तो अली, आप मेंशन कर रहे थे कि ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि आपको क्या इतराज है कि ये एक डायमंड्स और गोल्ड अगर औरत को पसंद है ज्वेलरी पहनने का तो वो व्हाई इज इट? नहीं, जरूर करें, मतलब मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिवाय इसके कि मैंने तो यही देखा है डायमंड्स तो खास तौर पे, कि गोल्ड के केस में तो फिर वो है ना कि जी वो अप्रिशिएट करता है और रीसेल भी अच्छी है, रीसेल अच्छी है। डायमंड्स तो पैसे भी तोड़ देता है, तोड़ता भी, रीसेल कोई नहीं होती डायमंड। हाँ, सो क्यों आपने वो करना है? आप वैसे महंगा फोन रखें, आप मतलब उसने वो काम आता है महंगा फोन। महंगा फोन ओवर द इयर्स खराब हो जाता है, फिर आपको नया लेना पड़ता है, हाँ, उसकी वैल्यू गिरती जाती है, लेकिन जितने अरसे डायमंड, लेकिन जितने अरसे चल रहे हैं की वैल्यू तो नहीं गिरती, आपको किसने कहा? इट स्टेज। डायमंड रीसेल करता है, टूटता है हमेशा। ऊपर से ये कि फोन जितने अरसे चल रहे हैं उतने अरसे तो काम आ रहा है ना, मतलब तस्वीरें खींच रहे हो आप, उससे वीडियो बना रहे हो। बड़ा वैलिड पॉइंट है। चलें सर, किसी को शौक है उनको पहनने, लेकिन हम ये बात अपने शो के तवज्जुह से करना चाहेंगे, जो मेरे खर्चे पे नहीं पहन रहा वो पहन ही रहा है। अगर आपने पहनी है तो इसना घुमाए मत। ये हमारे मोटरवे पुलिस का ये काम नहीं था जो उन्होंने किया। मैं वैसे सोच रही थी इनका काम, कैपेसिटी नहीं है, इनका काम था नहीं। अच्छा, इसमें तस्वीर भी थी, वो तस्वीर भी बड़ी बेट थी कि वो 2 पुलिस अफसर है, वो खातून खड़ी है और वो रिंग वापस कर रहे हैं। लेकिन चले गुड, उनका चेक कर ले उनकी इज्जत पूरी हुई हुई है कि नहीं। भाई रिंगे पे ना रहे, फिर इस तरह के जोक निकलेंगे जी। चलिए, अच्छा आगे चलते हैं। अतर मिनारा साहब जो थे, जी सॉरी, मैं जब कोई खबर आप बता रही हूँ, इट्स इन द पास्ट, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। वो जी एक कॉन्फ्रेंस थी, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी लंदन स्कूल में, लाहौर में और अपेरेंटली वो वहां से निकल रहे थे एंड असल वाले एलएससी, बिल्कुल सर, सॉरी, हमारा एलएससी भी काफी बहुत अच्छे सर, आप क्या सॉरी। हाँ जी, सो अपेरेंटली कोई अब कुछ उन लोगों ने उनका पीछा किया, वीडियोस बनाई, नारे कसे, गुमान है कि वो ज्यादातर लोग पीटीआई फॉलोअर्स थे। अच्छा, जो एक बहुत अजीब बात है, वो अजीब बात इसलिए है क्योंकि उनको जुडिशरी से तो हो सकता है प्रॉब्लम्स पीटीआई वालों को, लेकिन अतर मिनल्ला साहब तो वो हैं जो कि जिनकी जजमेंट्स जो आ रही थी वो काफी फेवर कर रही थी पीटीआई को। सो यहाँ उनको किसी ने बताया नहीं, जो लोग उन पे ताने कस रहे थे कि ये ऐसा डिसाइड थे ने क्या इसके अंदर ना, आई थिंक ये बस ये वो यही होता है कि जी अच्छा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इज अवेलेबल हियर, तो जाके जी उनको हम तंग करें। अगर तो जज्बाती जो होते हैं मॉब मेंटालिटी अगर प्रमोट करनी, पीएचडी करनी है ना, तो इस वक्त जो सबसे बेस्ट थे, आज से कुछ देर पहले, वो एवनफील्ड हाउस था। आप वहां खड़े हो जाए, आप मॉब मेंटालिटी समझ जाएंगे क्या होता है। अच्छा, मैं ये इसके अंदर ऐड करता है जो ये इसका कोई कोर्स हो ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में शयान, तो हाँ वो भी, और दूसरा ये कि जितने इंस्ट्रक्टर आएंगे वो आएंगे पीटीआई से। हाँ, पीटीआई उन्होंने मास्टर कर लिया। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ इसके अंदर कि ये जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ये ऑर्गेनाइज्ड, होस्टेड और इनविटेशन जो थे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से गए हुए थे, जिसमें उन्होंने नाम सजेस्ट किया अतर मिनल्ला साहब का, जिस वजह से शायद, जिसलिए आपने अभी जिक्र किया कि जो उनकी जजमेंट्स हैं उनको ज़ाहिर है सोच समझ के उन्होंने एक ऐसे शख्स को बुलाया होगा, और ज़ाहिर है हम तो उनको बहुत अच्छा समझते हैं एज ए जज। अच्छा, इसके अंदर मेरे अब 2 सवाल जो हैं वो बड़े मासूमाना से हैं कि ये लोग कहाँ गए थे इतनी देर से? मेरे ख्याल में ये ना भरे पड़े थे और कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने रिसर्च नहीं की और अतर मिनल्ला उनको नजर आया और उनके पास चले गए। और दूसरा मुझे बात बताएं, क्योंकि आपको पता है इन लोगों की जो है इतनी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, ये इतना आते रहे यहाँ पे और इन्होंने यहाँ पे इतना अपना टैक्स भरा है और यहाँ पे तमाम इन्होंने किस्म की चीज़ें की हैं, तो इनका मुझे तो डे 1 से नहीं समझ आई कि इनका बनता क्या है कि ये वहाँ जाके करें। काम तो थे, इधर आए ना, इधर आके फिर देखें फिर क्या होगा। हाँ, आप समझते नहीं है उनके जज्बात। सर उन्होंने चिकन टिक्का मसाला इजाद किया है सर, उन्होंने बटर चिकन इजाद किया, चिकन चिका, हाँ, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन। और वैसे ये है सर, मैं आपको खाने की बात करें, एक न्यूज पे चलते हैं आगे। नहीं, इसकी एक और बात इसकी जो मैं लास्ट करना चाहता हूँ कि ये जो तमाम पीटीआई के लोग हैं, इनसे मैं कुछ सीखा भी हूँ।
सर जो जिस किस्म की वैरायटी ऑफ गालीज इनके पास है ना, जो गालियां ये निकाल रहे थे ना, बड़ा इजाफा हुआ वोकैबुलरी में। तो ये चलें एक मैं सिल्वर लाइनिंग निकाली अपने लिए इस चीज के। चलें, कुछ तो आपने सीखा, कुछ सीखा मैंने, यस डेफिनेटली। उनको जरूर, मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम। अच्छा, एक पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और कोई फाइन्स वगैरह इम्पोज हुए हैं। काफी बड़ी बुरी खबर है। नहीं सर, इसमें एक अच्छी खबर है। एक अच्छी खबर बताता हूं आपको। सिल्वर लाइनिंग ढूंढे इसमें भी आप। देखिए, जितना गलीज उतना लजीज, ये फार्मूला है। अच्छा सर, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं तो ये खबर मैंने जब आज हमने जब रनडाउन डिस्कस कर रहे थे, मैं इसके अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम है पंजाब फूड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, खेत से प्लेट। यार कितना है, मतलब जो मतलब फार्म टू टेबल का उन्होंने बनाया है, खेत से प्लेट। अच्छा, ये सारे जो तमाम चीजें जो मैं बताता हूं आपको, वो सारी इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर ये क्रैकडाउन हुआ है कि जो ऐसी अशिया जो आप खाने के अंदर डाल रहे हैं जो कि गलत है, जो फूड ग्रेड नहीं है, ये सारा छापे जो हैं उसकी वजह से हुए हैं। यानी कि आप खेत से प्लेट नहीं कर रहे। सो उसके अंदर सबसे शुरुआत में 5000 लीटर गंदा पानी इस्तेमाल हुआ, 10,000 किलो नकली मक्खन और घी। अच्छा, उसके अलावा 165,000 लीटर गंदा दूध। ये जस्ट फ्यू थिंग्स जो उसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा 350 रेस्टोरेंट जो हैं वो क्लोज किए गए हैं, 8 करोड़ से ज्यादा फाइन किए गए हैं। दिस इज जस्ट इन लाहौर? जी, ये पंजाब। और लेकिन इसके साथ अच्छी खबर ये है कि उन्होंने 2750 लाइसेंसेस फराम किए हैं डिफरेंट वेंडर्स को और रेस्टोरेंट्स को, कि जिनको ये ऑब्वियसली कहा गया कि आप हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन यही खेत से प्लेट वाली चीज़ में, तो आप उसमें उतरे। तो उन्होंने 2750 को इन्होंने ये दिए। सो ये सारा कुछ हुआ है। सर देखें, जब कोविड आया था उसने पूरी दुनिया में जो की थी हमारे खिलाफ, वो फेल हो गया था। उसकी वजह यही थी, हमारी इम्यूनिटी बनी हुई है इन चीजों की वजह से। नहीं, ये इसको नथिंग टू डू विद योर लंग्स अली। आई थिंक खाना आप अच्छा रखेंगे, आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। देखिए, खाने की चीज के अंदर खाने की चीज डालनी चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ये होना चाहिए पूरे प्रोविंस में, और बल्कि कंट्री वाइड ये होना चाहिए क्रैकडाउन। अली आप रहने दें, आप अपने घर में बना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल बी बैक नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।